हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? एम आई ऑडिबल? ओके, चलो, वेलकम बैक। ग्रुप पे एक मैसेज डाल दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, जल्दी से आ जाओ सब लोग। हॉर्टिकल्चर देखना है हमको आज। उस दिन खत्म करने वाले थे बट हो नहीं पाया था, तो ठीक है आज देख लेते हैं हॉर्टिकल्चर, अनदर इम्पोर्टेंट ब्रांच। देखे ना, जब हम एग्रीकल्चर और अपनी इकोनॉमी खत्म करेंगे, जैसे एमपी इकोनॉमी भी जब हम खत्म करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ना एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक मैप बन जाएगा, ओवरव्यू आ जाएगा आपको, अगर आप क्लासेस रेगुलरली देख रहे हो और क्लासेस को आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आपका ना एक ओवरव्यू पूरा बन जाएगा इकोनॉमी का, कि आपको किस तरीके से टैकल करना है क्वेश्चन। फिर क्या होगा, देखो, हर बार जो क्वेश्चन आएंगे ना कुछ नया मिलेगा पेपर में, बट आपको तरीका, एक आइडिया मिल जाएगा उसको टैकल कैसे करना है। और यही मैं चाह रहा हूं आपको, क्योंकि ले दे के ना कुछ ही आपको जो ले दे के आप पास सीखना, आपको ये है कि ले दे के उस मैटर को आंसर के अंदर लगाना है। तो और दूसरी चीज, एक्चुअली आपको समझ में आ जाए कि इश्यूज और दिक्कतें क्या हो रही हैं। अगर ये दोनों चीज समझ आ गई तो फिर आपको चीजें इजी हो जाएंगी। तो मैं बार बार, इसलिए आपने देखा होगा मेरा फोकस भी यही है अभी, कि आपको कॉन्सेप्ट समझा के एक विजन दूं। इश्यूज बताओ, बार बार अपन बार बार वही वही चीजें, देखा ना, रिपीट बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बार बार वही चीजों को रिपीट करता हूं मैं। एक्चुअली में लिखना भी वही है। ठीक है, तो आप लोग बस ये कोशिश करो कि साथ साथ रिवाइज करते चलो। मैं मान रहा हूं कि ये चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती, इतना डाटा हैंडल करना टफ है, और दूसरा इतना कॉन्सेप्ट भी हैंडल करना टफ है, टफ है। अब जैसे हम लोग के केस में, हम लोग को तो इतना टाइम हो गया है कि वो चीजें नॉर्मल, एक जस्ट लाइक अनदर डे, कि हाँ ठीक है चलो। बट आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है सारी चीजें। उसका तरीका सिर्फ यही है कि आप ना थोड़ा रिवाइज करो और प्रोसेस पे भरोसा रखो। आप डे टू डे रिवीजन, जैसे आज की क्लास में जो कल तक का हुआ उसको पढ़ के आओगे और फिर आज अटेंड करो, आज की क्लास खत्म फिर पूरा रिवाइज कर लो। इस प्रोसेस को थोड़ा रिपीट करते रहो आप। आई एम श्योर कि जब ही हम क्लास खत्म करेंगे, उसके बाद एक दो बार जब आप रिवाइज कर लोगे, यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू टैकल ऑलमोस्ट एवरी आंसर। अब अगर कोई एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स चीज आ गई, तो फिर वो ऐसा है कि इट इज डिपेंड ऑन लक, कि आपने करंट में कोई चीज पढ़ी होगी या ओवरऑल आपका दिमाग कैसे चल गया। बट मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको इधर से टैकल कर ही लोगे आप लोग, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसके अलावा कुछ ना वो पूछ रहा है ना कुछ आता है इससे ज्यादा। ले दे के क्या कहते हैं, ठोक पीट के वही चीजें हैं, वही सेम एज ओल्ड दिक्कतें हो रही हैं इकोनॉमी में। एज ओल्ड सॉल्यूशन है, दो चार नए आते हैं वो हम अपडेट कर लेते हैं, कुछ अच्छी चीज होती है वो हम लिख लेते हैं, बट ओवरऑल तो वही दिक्कतें चली आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एडवांटेज भी मिल जाता है हमको। तो आप लोग पेशेंस रखो अभी। कई बार अगर लगे चीजें कि यार क्या हो, ये ज्यादा हो गया, या एकदम से ये तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, बोरिंग टाइप का हो गया है, बट ये मान के चलना है सीधे सीधे नंबर है ये आपके। मतलब इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं। और आपको अगर नहीं यकीन हो रहा है तो आप पेपर उठा के देख लो। अगर, और ऐसा भी है ना, अगर मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊं आपको जितना पेपर में आया है, तो फिर ये होगा कि अब अगर नया क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व कैसे करोगे। तो मैं यहाँ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूँ, जो आपका सिलेबस है। कई बार आपने देखा होगा सिलेबस के कुछ पार्ट से क्वेश्चन आए नहीं है, जैसे इंडियन इकोनॉमी में मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी चीजें यहाँ से पेपर आए, क्वेश्चन आए नहीं है, बट क्या उससे कभी नहीं आएंगे? आ सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हर एस्पेक्ट को कवर करो जितना आपके सिलेबस में दिया है, उस सिलेबस से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, और फिर देखो आगे क्या होता है। चलो, तो हॉर्टिकल्चर में हमने स्टार्ट तो कर ही दिया था। हॉर्टिकल्चर मतलब वही, क्रॉप्स के अलावा आप प्लांट वगैरह की खेती करने लगो, तो वो उसको आप क्या बोलोगे, हॉर्टिकल्चर। मतलब जो आपके जो ग्रेन, फूड ग्रेन वगैरह है, जो आपके जो बेसिक ग्रेन्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनकी जगह आप अब प्लांट पे आ जाओ, तो वो फिर हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। जरूरत क्यों पड़ी इसकी, एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। देखो, फिर से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी स्लाइड में वही सब चीजें आपको रिपीट होंगी। एक बार फिर पढ़ते हैं, दोबारा स्लाइड में फिर रिपीट करेंगे, एक आध बार रिवीजन का मौका मिला तो फिर ये रिपीट करेंगे, ताकि आपको याद हो जाए। जरूरत क्यों पड़ी, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला लैंड होल्डिंग कम है, भाई स्मॉल मार्जिनल फार्मर से वही घिसी पिटी बात। जब जमीन कम है तो आगे क्या करोगे,
यही बात है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव वेज निकालने पड़ेंगे कि आप लोगों की जरूरतों को पूरी कर पाओ। पॉपुलेशन का प्रेशर डे बाय डे बढ़ रहा है, लैंड का फ्रेगमेंटेशन डे बाय डे बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लैंड का फ्रेगमेंटेशन भी बढ़ रहा है। दूसरा, लैंड होल्डिंग का पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल लैंड था उसको आप धीरे धीरे नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए डाइवर्ट कर रहे हो। भाई मेन रोड की जमीन है, कहीं से नेशनल हाईवे निकल गया, करोड़ों रुपए की हो जाती है वो, तो कोई बेवकूफ ही होगा आप जो उस पर खेती करेगा। अगर आप लॉजिकली देखो तो खेती से आप 1 एकड़ लैंड पे कितना कमा लोगे, बट पता चला वो 5 करोड़ रुपए का हो गया वो 1 एकड़ लैंड मेन रोड का, तो उसको बेच के आप 5 करोड़ रुपए में तो एक फैमिली की पूरी जनरेशन निकल जाएगी, अगर उसका आप थोड़ा बहुत भी ठीक कोई और बिजनेस में लगा लो। और ये हो भी रहा है भाई, लैंड डाइवर्जन में यही हो रहा है कि आप खेती के एग्रीकल्चरल लैंड को इस टाइप से डाइवर्ट, कितनी जगह से नेशनल हाईवे निकल रहा है, कितनी जगह से रोड्स निकल रही हैं, राइट। अगर डिस्प्रॉप और कीमत भी क्यों पड़ रही है, इन रिलेशन टू पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, कि इतना ज्यादा प्रेशर है शहरों में, सब शहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक और कॉन्सेप्ट समझो आप, आगे भी काम आएगा इसमें। अच्छा क्यों, जैसे मैं 2-3 कॉन्सेप्ट आपको जब अभी हॉर्टिकल्चर बता रहा हूँ, अभी एक और कॉन्सेप्ट बताने बीच में मैं, अगर कुछ समझ में आता है तो बता देता हूँ, तो दिक्कत तो नहीं होती इससे। हाँ, लिंक मतलब क्या है ना कि कोई कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, आगे भी हम पढ़ेंगे, जैसे ये वाला बात मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बताने वाला हूँ फिर से, बट अभी मौका मिल रहा है तो मैंने सोचा एक बता दूं। तो ऐसा तो नहीं है हैप्पीजार्ट लगने लगता है आपको कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से कहाँ पहुंच गए, क्योंकि ये लिंक अगर आप इस तरीके से करोगे ना, यूजुअली आप देखना मोस्ट, अगर आप नॉर्मली देखोगे तो टीचर्स इस तरीके से करते नहीं है, वो एक पैटर्न में पढ़ाने की कोशिश करते हैं आपको ताकि चीजें और समझ में आए। बट मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई पॉइंट मुझे यहाँ पर ही बताना है तो उसका वेट ना करके यहीं पर उसका रेलेवेंस समझाओ, ताकि उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर लो। ये मेरा पर्सनल अप्रोच है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा, और जो मैंने मिस करा है काफी, तो इससे आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है ना, थोड़ा सा, क्योंकि ये एक लेवल अप हो जाती है ये चीज ना, मतलब आप मान के चलो है प्रो लेवल है, ये है प्रो लेवल। तो अगर आपको समझ ना भी आए तो इस बात पे भरोसा रखना कि ये प्रो लेवल है उतनी तैयारी करने के बाद दोबारा आके इस चीज को देखना, क्योंकि ये चीज ना आपको मैक्सिमम जगह नहीं मिलेगी। बहुत मैंने जब तैयारी कर रहा, जब मैंने जब पढ़ा, ये चीज मैंने बहुत मिस करी है, लिंकेजेस। वही जो एग्रीकल्चर में आप बात करते हो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, एक अगर स्ट्रक्चर बन जाए तो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। ये जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ ना, ये मैंने बहुत मेहनत से सीखी है और बहुत एनालिसिस करा है, उसके बाद जाके ये चीज आई है मेरे को। आप ये मान के चलो 7-8 साल का हार्डवर्क है ये, जो मैं आपको इस क्लास में दे रहा हूँ। और इसमें मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत मतलब अलग अलग तरीके से बुक्स पढ़ी है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करे हैं, बहुत लोगों को पढ़ा है, उसके बाद ये चीज मैं आपको दे पाता हूँ। तो हाँ प्रो लेवल तो है, बट आप लोग ये भरोसा रखो कि मुझे ऐसा लगता है जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं और जो अब लेवल है एग्जाम का, वहां पर लिंकेजेस नहीं है, तो फिर आप पीछे चले आओगे थोड़ा सा लोगों से। ठीक है, हाँ ठीक है चलो, अगर आपको लग रहा है तो ठीक है। देखो, और मैं मानता हूँ कुछ बच्चों को ये चीज समझ नहीं आएगी, थोड़ी सी एक टॉपिक से दूसरी टॉपिक में जंप करता हूँ, बट आप लोग ना भरोसा रखो, जो अब लेवल आ रहा है एग्जाम का, और जहां आप मतलब जो आज का टाइम है, उसमें ये लिंकेजेस आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप सीधे सीधे पढ़ोगे ना, तो फिर कोई मतलब नहीं, आपको आखिरी में ये करना है जो मैं आपको अपफ्रंट करके दे रहा हूँ ना, ले दे के अंत में आपको यही सब करना है। तो कोशिश यहाँ पर मेरी यही है कि अपफ्रंट ही आपको चीज जरूर, ठीक है। अब आप सुनो मैं क्या बोल रहा था, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट ये था, मैंने आपको बताया कि हॉर्टिकल्चर की अगर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में मैंने ये बताया कि फ्रेगमेंटेशन की जैसे बात हुई, लैंड फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है, कि भाई दोहरी मार पड़ रही है। एक तो एक तो आबादी बढ़ रही है, और दूसरा फैमिली दर फैमिली लोगों में लैंड पास होता है, तो एक के 4 हिस्से हो गए, 4 भाई हैं, तो उन 4 भाई में से सबके बच्चे होंगे, तो फिर उनमें वो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, तो लैंड फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, और दोहरी मार भी पड़ रही है किसकी, पॉपुलेशन प्रेशर की। अब इसके बाद एक और तीसरा फैक्टर आ रहा है, तीसरा फैक्टर आ रहा है अर्बनाइजेशन। भाई अर्बनाइजेशन में क्या दिक्कत आ रही, अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है, लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, अब आप शहर की तरफ भाग रहे हो तो समझ लो स्ट्रक्चर ऐसा है, समझ लो ये गांव है, ठीक है, और एक ये शहर है, ये बहुत सारे गांव हैं ये, ठीक है, और ये एक शहर है। तो अर्बनाइजेशन मतलब कि शहर का डेवलप होना,
एक माइग्रेशन होना लोगों का। शहर डेवलप कैसे होगा? जब भाई गांव से जो पॉपुलेशन है वो शहर में आएगी, एक ये कारण है। और दूसरा, यहाँ जो शहर में ऑलरेडी रह रहा है वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो ये शहर बढ़ेगा। तो आपने क्या करा, ये एक गांव था, ये शहर है, इसके बीच में ट्रांजिशन एरिया है, तहसील वगैरह टाइप के हैं, इस टाइप से स्ट्रक्चर आता है आपका, है ना। अब आप ये समझे यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ, कई बार तो क्या होता है बीच में तहसील टाइप के एरिया रहते हैं, ठीक है, हर जगह ही रहते हैं तहसील, और ये अपना स्ट्रक्चर है। तो इससे आपने क्या करा, अर्बनाइजेशन में क्या हो रहा है, गांव से लोग इधर आ रहे हैं। अब गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, तो आप ये समझो कि गांव से मैं शहर में आया, ऑलरेडी शहर में भी लोग रह रहे हैं, अब यहाँ पर जगह है लिमिटेड। अब ये शहर कहाँ फैलेगा, पेरीफेरी में फैलेगा, पेरीफेरी मतलब बाहर की तरफ फैलेगा, क्योंकि ये जो कोर एरिया है शहर का ये ऑलरेडी पहले से भर चुका है, ठीक है, कंजेस्टेड है। अब लोग बाहर की तरफ रहना स्टार्ट करेंगे, ठीक, ये बाहर की तरफ लोग फैलना स्टार्ट करेंगे, शहर फैलेगा। आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है, अब जो डेवलप्ड कंट्रीज में देखा गया था वो इंडिया में भी आ रहा है, कि अब क्या हो रहा है, लोग पेरीफेरी की तरफ आ रहे हैं। तो लोग ना, पहले क्या होता था, लोग सीधे कोर ऑफ द सिटी एरियाज में आके रहने की कोशिश करते थे। बट वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज में जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो अपन ने ये पाया कि लोग क्या कर रहे थे, विलेज एरिया और अर्बन एरिया के बीच में एक सेमी अर्बन एरिया था, लोग सेमी अर्बन एरिया में रह रहे थे, लोग सेमी अर्बन एरिया में ज्यादा रहना स्टार्ट करिए, लंदन लंदन न्यूयॉर्क वगैरह इस तरीके से आगे बढ़े। अब आप देखो भोपाल इंदौर मुंबई वगैरह इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि लोग ना विलेज से सेमी अर्बन एरिया में सेटल हो रहे हैं, अर्बन एरिया में सेटल नहीं हो रहे। अब सेमी अर्बन एरिया क्या हो जाते हैं, सेमी अर्बन एरिया हो जाते हैं ये जो गांव इससे लगे हुए ना, जस्ट जो तहसील से ये जो गांव लगे हुए हैं ये हो जाते हैं सेमी अर्बन एरिया। तो आपने ये देखा, जब जैसे भोपाल फैल रहा है, इंदौर जबलपुर ये शहर फैल रहा है, तो इसके आसपास के गांव इनके सामने आ रहे हैं, इनके गांव में वो शहर में आते जा रहा है। कहने को वो जबलपुर से काफी दूर है एरिया, प्रॉपर सिटी से, इंदौर से काफी दूर है वो एरिया, भोपाल से, बट अब वो धीरे धीरे इनसे जुड़ता जा रहा है। तो क्या हुआ, अब उस गांव में जो जमीन होगी खेती की, उस पर कितना ज्यादा लोड आ रहा है, उसके रेट देखो आप कितने हाई हो रहे हैं। एक तो फ्रेगमेंटेशन, ऊपर से भाई बड़े बड़े बिल्डर्स ने ये पेरिफेरल एरियाज जो है, सेमी अर्बन एरियाज है, यहां पर कॉलोनी काटनी स्टार्ट कर दी, तो सीधे सीधे लैंड का डाइवर्जन हो गया, कितना तेजी से हो रहा है। तो शहर इस तरीके से बढ़ रहा है, सेमी अर्बन एरियाज में ज्यादा बढ़, इसलिए इनको सेमी अर्बन एरिया बोला, ट्रांजिशन बिटवीन विलेज एरिया एंड अर्बन एरिया। और आप देखना आजकल लोग प्रेफर भी यहाँ रहना कर रहे हैं, जैसे डेवलप कंट्रीज में भी यही ट्रेंड देखा था कि लोग इस एरिया में ज्यादा रहना प्रेफर करने लगे। तो आप ये देखो भोपाल में भी लोग भोपाल में ना रह के होशंगाबाद रोड पे जाके रह रहे हैं, राइट। ये जो आपके कौन सा भोजपुर वोजपुर वाले एरिया, भोजपुर एरियाज को आपने सेमी अर्बन एरिया बोल सकते हो आप, कि वहां पर आप कॉलोनीज आने लगी, मिसरौद, विसरौद, हाँ। देख यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिवली सिटी से कम प्राइस में मिल जाएगा लैंड कंपैरेटिवली। और दूसरा यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, कंजेशन बहुत ज्यादा है, तो लोग क्या थोड़ा सुकून से यहाँ रह लेंगे। तो सब अरब्स आपने नाम सुना है, जैसे आप अगर हॉलीवुड मूवीज देखते होगे या हॉलीवुड सीरियल, तो उसमें एक शब्द आता है सब अरब्स, लोग सब अरब्स में रहते हैं और काम करने आते हैं। तो ये सबअर्ब्स क्या है, ये सबअर्ब्स मतलब सब अर्बन एरियाज या सेमी अर्बन एरिया। तो इंडिया में भी सबअर्ब्स में हम लोग रह रहे हैं। आपने बोला हाई राइज, हाई राइज में रह रहा है कोई, कोई लो राइज में रह रहा है, सबअर्ब्स में अलग अलग कॉलोनी, अलग अलग डिसीजन, अलग अलग जगह हो जाती है। सब ये जो सब अर्बन एरिया है, सेमी अर्बन एरिया, इसी में कोई हाई राइज में रह रहा है, कोई लो राइज में रह रहा है। तो ये इस टाइप के हाई राइज मतलब कि थोड़ा हिल तरफ है, तो वो महंगे रहेंगे, लो राइज में खूब गरीब टाइप के लोग रहेंगे, इस टाइप से। तो लोग ऐसे शिफ्ट हो रहे थे। आप ये सोचो, दो तरीके से लैंड पे प्रेशर तो पड़ा, कि लैंड का फ्रेगमेंटेशन भी हुआ, ठीक है, और क्या कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ी, बट उसका एक तीसरा इंपैक्ट है अर्बनाइजेशन। तो उस अर्बनाइजेशन के कारण जो सेमी अर्बन एरिया में प्रेशर पड़ रहा है, तो आप ये देखो धीरे धीरे विलेज इसके कारण खत्म हो रहा है। तो विलेज खत्म हो रहा है तो उनकी उनसे जुड़ी सारी लैंड इधर आ रही है, तो इसीलिए कि चलो अनाज वाला तो एरिया आ रहा है, कहाँ से आप अनाज इकट्ठा आप स्टोर कर लेते हो, तो वो उन जरूरतों को दिन पे दिन बढ़ रही है, उनको कौन पूरी करेगा। तो फिर यहाँ हॉर्टिकल्चर और इम्पोर्टेंट है, कि भाई इस टाइप के आप ये देखो, तो शहर में भी इन सेमी अर्बन एरियाज में आपने देखा है हॉर्टिकल्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लोग अपने घरों में सब्जी लगा रहे हैं, ठीक है। किसी के पास छोटा सा भी जगह मिलती है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो नहीं, ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर टाइप से स्टार्ट कर देते हैं वो। क्यों? कंपैरेटिवली लैंड कम है,
और हाई वैल्यू क्रॉप्स है, ज्यादा पैसा मिलता है, बहुत कम जगह में आप कर सकते हो। तो एक तो इश्यू भी देखा हमने और इसका एडवांटेज भी है। तो लोग शिफ्ट क्यों हो रहा है इस पे, इसी कारण शिफ्ट हो रहा है। तीन जो मैंने आपको चीजें बताई, ये तीन आप सबसे पहले लिखना, ठीक है। उसके बाद आप अदर चीजें फिर ये लिख सकते हो, कॉस्ट बाद में लिखना, क्योंकि पहले आपको ये लैंड होल्डिंग वाले पैटर्न इसलिए बताने पड़ेंगे क्योंकि ये कोर इशू है। कॉस्ट तो सेकेंडरी है कि चलो ठीक है पैसा मिल रहा है, बट उससे भी जरूरी चीज ये है पॉपुलेशन प्रेशर और लैंड होल्डिंग पैटर्न जो है। तो उसको लिख के आप एक इस चीज को शुरुआत करना और आंसर को आगे बढ़ाना। तो ठीक है, अब आप इधर देखो, हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच, ये मैंने आपको बता दिया, दैट डील्स विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एंड प्लांट कल्टीवेशन, बिजनेस ऑफ प्लांट कल्टीवेशन, ठीक है। अब तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हॉर्टिकल्चर पे जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है वो गवर्नमेंट की मजबूरी है। जो फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है इनकम डबल करने के, वो एक एडिशनल बेनिफिट है। और उसका एक और मेन मुद्दा यह है कि आपको अकोमोडेट करना है ग्रोइंग नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ताकि लोगों की इनकम बनी रहे, एक टाइप का एम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है। तो ये एक टाइप की मॉडर्न फार्मिंग, इसमें और इसमें आप फिर टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्टिविटी बहुत हाई ले सकते हो। ओके, अब इट इंक्लूड द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, स्प्राउट, मशरूम, एल्गे, फ्लावर, सीवीड, जितने भी हैं, ऐसे कि ग्रास, ऑर्नामेंटल ट्रीज, प्लांट, इन सब का रेडी। और देखो अर्बनाइजेशन का एक और फायदा क्या है, आप सेमी अर्बन एरियाज में अगर ये ज्यादा डेवलप होंगे तो फायदा ये है कि सीधे सीधे रेडीमेड मार्केट है ये अर्बन एरियाज में। ऑर्नामेंटल ट्रीज, प्लांट वगैरह कोई कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा यही खरीदेंगे ना, ठीक है, जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। अर्बन एरियाज में ही है जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, तो इन सब चीजों में ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। मशरूम हो गया, नट्स हो गया, ठीक है आपका, ये अलग अलग टाइप के जैसे सीवीड्स हो गए, ठीक है। ये भी क्या है, हाईली न्यूट्रिशियस है, बट ये ना इंडस्ट्रियल पर्पज से ज्यादा यूज होते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह में ज्यादा यूज होती है सीवीड्स वगैरह, ठीक है। वहां पर जो स्पेस में जो लोग जा रहे हैं खाना वाना देने के लिए, तो वहां पर ये चाहते हैं कि इस के प्लांट भेज उनसे खाना बनाया जाता है, जगह कम लगती है, हाईली न्यूट्रिशियस, तो एक्सपोर्ट करने में भी सुविधा है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है इससे, भाई इनकम भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है अगर आप इससे करोगे तो। रेडीमेड मार्केट है अर्बन एरियाज में, तो ले देखे बढ़िया बढ़िया चीजें हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ने आगे चल के इसको प्रमोट करने के अलग अलग मिशन भी लॉन्च करें, हॉर्टिकल्चर मिशन। हाँ, हॉट नाइट क्या है ये, अच्छा हॉट नाइट, अच्छा हाँ ठीक है, इसके लिए हाँ हॉट नाइट। तो फीचर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, अब आपको फीचर्स 11 नंबर में अभी तक ये क्वेश्चन आया है, 5 नंबर में भी आ सकते हैं। फीचर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, जी रिक्वायर्स इंटेंस केयर इन प्लांटिंग, कैरिंग कैरिंग आउट इंटरकल्चरल मैनिपुलेशन ऑफ ग्रोथ, हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। मतलब क्या है, ये ओवरऑल ना एक हॉर्टिकल्चर जो है ये एक आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है। अगर आपको हॉर्टिकल्चर का फायदा उठाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मार्केट से लिंक तो करनी पड़ेगा। अगर आप मार्केट से लिंक करके हॉर्टिकल्चर नहीं कर रहे हो तो इट इज मीनिंगलेस, आपको घाटे घाटे होने वाले हैं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत हाई है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है, ऑल्दो प्रॉफिट भी बहुत हाई है। तो ये फीचर क्या हो गया, तो दिस रिक्वायर्स इंटेंसिव केयर इन प्लांटिंग, कैरिंग आउट इंटरकल्चरल ऑपरेशन, मैनिपुलेशन ऑफ ग्रोथ, हार्वेस्टिंग, ठीक है। These crops are a source of viability in farm produce and diets. Okay, they contain health benefiting compounds and medicine. ठीक, these crops have aesthetic value and protect the environment. Fruits and plantation crops can be cultivated in places where the slope of the land is uneven or undulating and are useful for cultivation of wasteland or poor quality of soil. तो these are the features of horticulture, ये मेन फीचर्स हैं। अब ये मैंने क्या करा है, इनको बहुत कॉम्पैक्ट करके दिया ना आपको, 4-5 फीचर्स को आप 8-10 फीचर्स भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस हम डिस्कस कर ही चुके हैं, वही सब सिग्निफिकेंस आपको यहाँ आगे आने वाले हैं। देखो सिग्निफिकेंस हो गया इसका, इन्हीं इन्हीं पॉइंट को घुरा फिरा के अगर आपको नीड्स आ गई, व्हाट इज द नीड ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो फिर इन्हीं पॉइंट को घुमा फिरा के रिसाइकल करके आप नीड में भी लिख देना, ठीक है। Diverse agroclimatic condition in MP ensure the production of different types of fruit, vegetable, medicinal plant. Horticulture crop perform a vital role in Indian economy by generating employment.
providing raw material to various food processing industries, and higher farm profitability due to higher production and export to foreign exchange. ठीक है. The comparative production per unit area of horticulture crop is higher than field crop. हाँ, और देखो इनके पहले आपको सिग्निफिकेंस क्या लिखने हैं जो मैंने आपको बताया. जो 3 सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताए वो सबसे पहले आएंगे, इसके भी पहले. क्यों? बिकॉज आप क्रोनोलॉजी के साथ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक मजबूरी है, और उस मजबूरी जो हमारी मजबूरी फंस रही है ग्रोइंग नीड्स के कारण, उस मजबूरी का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन ये है. तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस या सबसे ज्यादा एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, कुछ भी आप बोल दो वो है, और उसके बाद आप ये वाले पॉइंट लिखोगे तो योर आंसर विल बी गुड. Such crops are of high value, labor intensive, ठीक है, and generate employment throughout the year. एक ये भी है, employment जरूरत भी है. It has gained prominence over contributing a growing share in gross value addition of agriculture. आगे मैं आपको डाटा बताऊंगा, ठीक है इसका. They have national and international demand and are good source of foreign exchange. It is imperative to cater the country's estimated demand of, देखो 650 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की डिमांड है 2050 तक. ठीक, इसको कैटर करने के लिए कहां से आएगा? तो हॉर्टिकल्चर. अब आप इधर आओ, चैलेंजेस क्या है? सब कुछ हरा हरा तो है नहीं. सबसे ज्यादा चैलेंजेस आप गैस करो क्या होंगे? टेक्निकल चैलेंजेस. सबसे ज्यादा टेक्निकल है कि नहीं? खेती पता नहीं चलता कब टमाटर में वो फसल कम हो जाएगी, कुछ वो कीड़े लग गए, कुछ लग गया. हाँ, प्रोसेसिंग तो ये सारे. हाँ, तो ये टेक्निकल दिक्कत है ना सबसे ज्यादा, कि एक तो टेक्निकलिटी की यही कि आपको कौन सा क्रॉप कैसे उगाना है, कब उनमें अगर कोई वो दिक्कत आ रही है. हाँ, और दूसरा अवेयरनेस. ठीक है, अवेयरनेस. और तीसरा क्या? आपका जो एजुकेशन, ये है बहुत टेक्निकल. बट ये ऐसी चीजें हैं जो ट्रेनिंग से ओवरकम की जा सकती हैं. टेक्नोलॉजी ऐसी है जहां गवर्नमेंट मदद कर सकती है इसको सॉल्व करने के लिए. तो इसी सॉल्वेबल है जो इशू है. तो इंडिया क्या कर रहा है? जैसे इंडिया में इसमें आप ये देखो, इसराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है. तो ये टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इंडिया इसराइल ने एग्रीकल्चर पे बहुत सारे एग्रीमेंट किए हैं. हाँ, तो आपने देखा है इंडियन कितने सारे फार्मर्स इसराइल जाकर ट्रेनिंग लेके आते हैं हॉर्टिकल्चर की, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन, सैलाइन इरिगेशन, ये वहां पर बहुत एडवांस प्रैक्टिस है इस सब की. तो वहां जाके सीखते हैं और यहाँ स्टार्ट करते हैं. तो चैलेंजेस है, तो इसको ओवरकम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एग्रीमेंट भी कर रही है, टेक्नोलॉजी भी मिलती है फिर हमको फॉरेन कंट्रीज से. चैलेंजेस देखो आप, ओवरऑल वही है. फेसेस हाई प्रेशर, फेसेस हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एंड गैप्स इन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ड्यू टू लेस इनपुट बाय मशीनरी एंड इक्विपमेंट. तो पहला वो टेक्निकल डिसएडवांटेज, पहला टेक्निकल चैलेंज क्या है? फेसेस हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस. तो लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यही है, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन. दैट इज वाई हाई पोस्ट हार्वेस्ट कॉस्ट. ठीक है, तो पहला क्या हो गया? लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी इनपुट. हाँ, लैक ऑफ मैकेनाइजेशन या लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी इनपुट, कुछ भी बोल सकते हो. देखो अच्छी चीज ये है ह्यूमैनिटीज में कि आप ना टर्म्स अपने हिसाब से बना सकते हो अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो. ठीक है, तो इसमें आप क्या देखो फिर? लैक ऑफ प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. तो लैक ऑफ सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोल्ड स्टोरेज, वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर. तो लैक ऑफ प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, लैक ऑफ फूड प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर या लैक ऑफ फॉरवर्ड लिंकेजेस, लैक ऑफ लॉजिस्टिक भी उसी में आ जाएगा वही, फूड प्रोसेसिंग नेटवर्क में. ओके, डिफिकल्टीज इन सेटिंग अप ड्यू टू हायर इनपुट कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस मेनली फॉर एक्सपोर्ट. ठीक है, तो एक हायर इनपुट कॉस्ट है. देयर आर नो सेफ्टी नेट प्रोविजंस लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाइक फूड ग्रेन्स. ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज इज फार लेस एज कंपेयर टू एक्जिस्टिंग डिमांड इन द कंट्री. तो दीज आर द चैलेंजेस. तो बेसिकली आपने देखा टेक्निकल चैलेंजेस ज्यादा है. सजेशंस क्या होंगे? वही होंगे सजेशंस. देखो, हाँ, वही दे लोगे. अब चैलेंजेस के अकॉर्डिंगली सजेशन दे दो और फिर एक दो गवर्नमेंट की स्कीम लगा दो, आपका आंसर पूरा हो गया.
वही सॉल्यूशन है। तो इसको तो एक्चुअली क्या है ना कि मुद्दे की बात तो यहाँ पर ही है जो अपन अभी तक करते आ रहे हैं, जो आपको एडवाइस करनी है वो आपको जो दिक्कत आ रही है उसी के हिसाब से एडवाइस करोगे ना, वही बात हो जाती है। यहाँ भी वही करना, पूरे कोर्स में वही चीज करनी है हमको, जो दिक्कत आ रही है उसके हिसाब से सजेशन देते जाओ। बट उसके लिए अगर दिक्कत पता होनी चाहिए, बस चैलेंज ये आ जाता है कि दिक्कत आपको पता होनी चाहिए। तो स्कोप फॉर एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एमपी हॉर्टिकल्चर थ्रू टेक्नोलॉजी लेड डेवलपमेंट, तो पहला लाइन भी मैंने यही लिखी इसीलिए। उसके अलावा रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, वो भी टेक्नोलॉजी से ही आएगा। वैल्यू एडिशन एंड मॉडिफाइड पैकेजिंग, अब क्या है ना देखो एक और चीज आपने देखी, मैं बहुत जेनरिक पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने टेक्नोलॉजी की बात करी तो उसके अंदर घुसा नहीं कि हार्वेस्टर थ्रेशर या जो भी टेक्नोलॉजी वहां से लेकर आओ, इसलिए नहीं घुसा क्योंकि फिर वो बहुत स्पेसिफिक चीजें हो जाएंगी। इतना स्पेसिफिक आपसे कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि ये इतनी टेक्निकल चीजें है ना कि आप इतना पता है यही बहुत बड़ी बात है अभी आपके लिए, अवेयरनेस वाइज तो इतने घुस के कोई नहीं पूछ रहा। अभी एक जेनरिक पॉइंट ही लेकिन जनरल स्टडीज का पेपर है। हाँ अगर पेपर एग्रीकल्चर का हो रहा होता तो फिर इसमें अपन और डिटेल में जाते हैं। अभी सिर्फ जेनरिक पॉइंट पढ़ के आगे बढ़ना है, ठीक है। आउट ऑफ योर क्यूरोसिटी, आउट ऑफ योर इंटरेस्ट, आप चाहो तो जाके और रिसर्च कर सकते हो उसमें। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर दिन नई मशीन आ रही हैं आपकी कॉस्ट कम करने के लिए। आउट ऑफ इंटरेस्ट आप पढ़ सकते हो, बट अभी जेनरिक पॉइंट इसलिए मैंने लिखे हैं जो आपके आंसर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे। और इसके बाद अगर आप एडिशनल जो भी पढ़ोगे वो आपको समझ में भी आएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। वैल्यू एडिशन एंड मॉडिफाइड पैकेजिंग फॉर लॉन्ग स्टोरेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स बाय यूजिंग इंसेक्ट पॉलिनेटर, regulating nutrient dynamics and interaction and nutrient fertilizer. Development of varieties for cultivation in non-traditional areas and varieties tolerant resistant to various biotic and abiotic stress. Bioenergy solid waste utilization to make it more efficient and eco-friendly. Emphasis on resource allocation, infrastructure development, more research and development, technological upgradation and better policy framework. ये सारी चीजें हैं। आपको पता है एक प्रैक्टिकल इशू में बताता हूँ यहाँ पर इशू क्या आ रहा है, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इशू आगे चल के डाटा से मैं इस चीज को वो भी करूंगा। ये वाला जो पार्ट है हॉर्टिकल्चर की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है गवर्नमेंट बजट अलोकेट कर रही है, ठीक है। जो बजट अलोकेट करती है गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट की हॉर्टिकल्चर पे इतना पैसा खर्च करना है विद इन स्पैन ऑफ नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। आप एनालाइज करोगे ट्रेंड, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट, अभी नहीं नेक्स्ट क्लास में। तो आप ये पाओगे कि जो अलॉट हो रहा है ना, गवर्नमेंट जो अलॉट कर रही है उतना खर्च नहीं कर रही है। सपोज 100 रुपए अलॉट करे गवर्नमेंट ने हॉर्टिकल्चर के लिए, तो पता चला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने स्पेंड करे सिर्फ 90 रुपए। सबसे पहली बात तो फंडिंग बहुत कम हो रही है इसके लिए जितनी इसको जरूरत है, और दूसरी बात फंडिंग हो भी रही है तो इतना गवर्नमेंट यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं डिपार्टमेंट। तो ये बहुत इट इज अ ग्रॉस कंसर्न कि यहाँ पर बहुत जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, फूड पार्क की, जो मेगा फूड पार्क टाइप के आपके प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप करने की, ठीक है। गवर्नमेंट पैसा एक तो कम अलॉट कर रही है, चलो कम भी कर रही जितना भी कर रही है, बट दूसरा उसको यूज ही नहीं कर रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यूज है कि आर एन टी में भी जो पैसा अलॉट हुआ है वो भी यूज नहीं हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वो भी यूज नहीं हो रहा है। ये वाली बात मेरे को कहाँ से पता चली, ये बजट से मैंने उठाई है, आगे चल के आपको डाटा दूंगा, तो उस पॉइंट को सब्सटेंशिएट करना आप लोग, ठीक है। अब आ जाओ, तो अब सजेशंस जो अपन ने दिए तो गवर्नमेंट को भी समझ में आए सारे सजेशंस, तो उन्होंने क्या करा, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड शब्द आप याद रखना, हर जगह इंटीग्रेटेड की बात होगी। इंटीग्रेटेड मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो हॉर्टिकल्चर को आपने चौतरफा जो भी दिक्कत आ रही थी हर तरीके से एड्रेस करना चाहा किसमें, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो जितनी अच्छी अच्छी बातें आप सोच सकते हो वो सारी इसमें बात करी गई होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि 60% सेंटर पैसा देगा, 40% स्टेट पैसा देगा, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब ये होता है, ठीक। टोटल आउटले फॉर डेवलपमेंट एक्सेप्ट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट वहां आपकी 90% है, ठीक है। एम क्या है, टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर कवरिंग फ्रूट्स वेजिटेबल, सब कुछ को आपने कवर करा है। अब एलोकेशन बढ़ गया है, इट बट दिक्कत क्या आ रही है, उसको यूज नहीं कर रहा हूं यही। इट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द प्रीवियस एलोकेशंस, ठीक है। इट हैज 5 मेजर कंपोनेंट नेशनल, उसका एक कंपोनेंट क्या था,
नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 5 सब कंपोनेंट में। तो ये लॉन्च कब हुआ था, इस टाइप की डेट ही पूछ लेते ना आपसे, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब लॉन्च हुआ है। तो 10th 5 ईयर प्लान 2005-2006 में। इट एम टू डेवलप हॉर्टिकल्चर टू द मैक्सिमम पोटेंशियल अवेलेबल। हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट एक उसका कंपोनेंट, ठीक है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, क्या था बोर्ड भी, रेगुलेटरी सेटअप, ओवरऑल एडवाइजरी सेटअप के लिए स्टेट को जो, ठीक है। और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, एक ये भी एक नेशनल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन का। कोकोनट डेवलपमेंट साउथ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एक ये हुआ आपका। तो ले देके ये था आपका हॉर्टिकल्चर को रिलेटेड। अब देखो क्या है, मैंने इसमें ज्यादा इश्यूज में इसलिए नहीं गया डीप में, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में जो दिक्कत आ रही है और वहां जो सजेशन है वही आप यहाँ भी लगा सकते हो हॉर्टिकल्चर में भी। तो दोनों की सजेशन, अभी तो आप सजेशन अपन ने बोल दी और ये स्कीम देख ली, थोड़ा सा इसको आप एनिमल हस्बेंड्री से भी इसको लिंक करके ओवरऑल एक जेनरिक सजेशन आपको देने पड़ेंगे। तो एक हॉर्टिकल्चर मिशन जो बड़ी चीज थे वो अपन ने देख ली, जो और यहाँ ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं है एमपी में इस टाइप से देखा जाए तो। इसी को अपन ने आगे, जो गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में जो पैसा आ रहा था उसी से अपन ने आगे धकाया है वो पैसा, ठीक है। तो उसको फिर एनिमल हस्बेंड्री में अपन देखेंगे। और जो जैसे कि मेगा फूड पार्क वाला जो पॉइंट था, जैसे एमपी में मेगा फूड पार्क चल रहा है, तो वो आप लोगों ने जनरल स्टडीज जो करंट अफेयर्स है उसमें देखा है कई वाले पॉइंट? अभी बीच में काफी चला था कि एमपी में काफी सारे मेगा फूड पार्क बन रहे हैं, है ना। तो मेगा फूड पार्क का डेवलपमेंट भी जो है वो, उसको आप हर जगह लिख सकते हो। मेगा फूड पार्क जब डेवलप होंगे तो हॉर्टिकल्चर के लिए भी अच्छे हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छे हैं और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी अच्छे हैं। तो एक पॉइंट आप वहां लिख देना, इससे ज्यादा आई थिंक उसमें कुछ है नहीं। और बाकी जो रहेगा अपन एनिमल हस्बेंड्री अभी शुरू करता हूं मैं, तो उसमें अपन देखते हैं इसके आगे की चीज। बट ओवरऑल तो इतना ही था हॉर्टिकल्चर में, अगर आप देखा जाए तो ले दे के आपको यही सब करना है। पर ये देखो 11 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, तो एक काफी हॉट टॉपिक है आपका। ये समझ आया आप लोगों को, है ना? आई थिंक क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लोगे। और कोशिश ये करना कि आपको इतने डिस्कशन में ये समझ में आएगा ज्यादा जरूरी कौन सी चीजें हैं। आंसर में जो जरूरी चीजें, ज्यादा जरूरी चीजें वो पहले लिखना, ऑर्गेनाइज इस तरीके से करना। और जो कम जरूरी है, जो आप गैप फिल करने के लिए पॉइंट लिखते हो कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो बाद में लिखना। ऐसा मत करना कि फालतू की चीज पहले लिख दी और फिर मुद्दे की बात आप बाद में लिख रहे हो, क्योंकि फिर एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर पहले ही उसने एक दो फालतू के पॉइंट देखे, और अगर पहले ही आपने कोर इश्यू को एड्रेस कर दिया, तो उसको समझ में आ जाएगा नहीं यार, दिस दिस पर्सन नोस थिंग, तो फिर उससे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो एनुअल हस्बेंड्री पे आ जाते हैं अब। एक मिनट, कॉपी, कॉपी कौन चेक करता है, खुशबू ने पूछा। कॉपी एक्चुअली प्रोफेसर ही चेक करते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो काफी रेपुटेटेड प्रोफेसर रहते हैं, जो एमपी के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो प्रोफेसर आके चेक करेंगे कॉपी। नहीं, एमपी के तो एमपी के मेरे ख्याल से चेक करें। हाँ, जिसको एमपीपीएससी बुलाएगा चेक करने के लिए, क्योंकि भाई हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट ही चेक करेंगे कॉपीज को। हम्म हम्म ठीक है। तो आप ये मान के चलो, और इससे एक फायदा भी है, अगर आपको इशू, आपको क्या है, प्रॉपर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं, तो वो क्या होता है, आप ये बात याद रखना, जो आप प्रोफेसर रहते हैं ना, जो काफी एजेड रहते हैं, ठीक है, आप एक ट्रेंड देखना उनमें, वो लोग सटकेल टाइप के रहते हैं। ये मान के चलो, उनको ना मुद्दे की बात, क्या बाल ऐसे ही नहीं सफेद हुए हैं, इतने सीनियरिटी आ जाती है, इतने टाइम से वही वही चीज देख रहे हैं कि ना, कोई भी अगर अजीब सी चीज अगर आप लिख दोगे तो उनका दिमाग पहले ही घूम जाएगा, ये क्या है, अगर आपने कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल पॉइंट, अजीब सा पॉइंट पहले लिख दिया। बट अगर आप मुद्दे की, उनको चाहिए सिर्फ मुद्दे की बात। जितने भी, जब सीनियरिटी लेवल बढ़ता जाता है ना, तो लोग हो जाते हैं इस टाइप से, आप देखना। इवन जब आप लोग ग्रेजुएशन टाइम में भी जो प्रोफेसर आपको वाइवा वाइवा लेने आते होंगे, उनका यही रहता था कि दो तीन मुद्दे की बात बता दो, उसके बाद फालतू की बात बोलो। भाई अगर आपने पहली बात ही फालतू की बोली तो डांट टूट के भगा देंगे। तो यहाँ पर भी यही है कि आपको उसको इंप्रेस करना है, एग्जामिनर को जो कॉपी चेक करने वाला है आपकी। तो इस टाइप से इंप्रेस कर सकते हो आप कि भाई अगर आपको मुद्दे की चीज पता है, विल बी इम्प्रेस्ड। और एक खासियत भी रहती है सीनियर प्रोफेसर्स की, जो सीनियर टीचर्स रहते हैं, कि अगर आप मुद्दे की बात कर रहे हो तो दे विल बी बहुत जल्दी इंप्रेस होते, दे विल बी वेरी मच इंप्रेस्ड बाय यू। तो फिर आपकी आगे चल के छोटी मोटी गलती वो इग्नोर कर देते कि हाँ चलो, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम का मतलब ये है कि आपको मुद्दे पता है, मतलब वो
मोटिव भी यही है एग्जाम लेने का। आ जाओ, तो अब आप ये देखो, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंस और ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ एंड ब्रीडिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, ठीक है। 10th क्लास डेफिनेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री मैंने 10वीं क्लास से उठाई है, ठीक है। इससे इजी कुछ दिख नहीं रहा था। क्या है आपको, एनिमल का प्रोडक्शन, उनकी देखरेख करना, ठीक है, और उनको ब्रीड करना। तो तीनों कंपोनेंट है, ब्रीडिंग भी एक कंपोनेंट है, ब्रीडिंग ऑफ फार्म एनिमल। तो ब्रीडिंग मतलब क्या, उनकी देखभाल करना, उनको प्रोजेनी, नेक्स्ट प्रोजेनी बनवाना। जैसे कि आप क्या करते हो पोल्ट्री फार्म वगैरह में भी इनकी ब्रीडिंग कराओगे आप, ठीक है, एग वगैरह भी लोगे और फिर आगे उनकी प्रोजेनी वगैरह भी बनवाओगे आप लोग, ओके। तो ये तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं एनिमल हस्बेंड्री में। ये देखो छोटे छोटे से, ठीक है। तो ये एक मतलब एक स्टेप है पूरी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाय पालना ही एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है। गाय पालना, गाय से उसका दूध निकालना, फिर गाय से उसके बच्चे कराना, फिर उनकी देखरेख करना, फिर उनसे दूध निकालना, और उसके अलावा फिर जब, हाँ हाँ, ये सब जो है एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। एक और चीज बता दूं आपको, ठीक है, यहाँ जहां आजकल सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है एमपी में, ऑल ओवर इंडिया, क्या है, बीफ। बीफ और क्या, फॉर्क, पॉर्क और बीफ। बीफ मतलब गाय का मांस। तो जो स्लॉटर हाउसेज होते हैं ना, स्लॉटर हाउसेज आर आल्सो पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। स्लॉटर हाउसेज मतलब कि बूचर खाना। बूचर खाना को हिंदी में और क्या बोलेंगे, स्लॉटर हाउस, बूचर खाना ही बोलते हैं ना हिंदी में, जहां पर एनिमल्स को आप काटते हो, ठीक है। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। सुनने में बहुत डिस्गस्टिंग लगेगा, राइट, कि क्या हो रहा है स्लॉटर हाउस में एनिमल्स को आप, यू किल एनिमल्स देयर, स्लॉटर करते हो आप वहां पर, बट इट इज अ पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। इंडिया से आपको पता है काफी सारा मीट एक्सपोर्ट होता है। आपको लगेगा कि गाय का नहीं होता है, बट होता है, प्रॉपर लाइसेंस मिलता है इसके लिए, वेयर यू कैन स्लॉटर एनिमल्स। जब तक एनिमल दूध दे रहा है, मिल्च है, जब तक मिल्चिंग एनिमल है, तब तक आप स्लॉटर नहीं कर सकते। बट एक टाइम के बाद आपने देखा होगा आजकल पर, आजकल लोग क्या करते हैं भाई, गाय है जैसे, गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो लोग घर से निकाल देते हैं उसको, राइट। फिर आपने देखा होगा सड़कों पर बहुत सारी मिल जाएंगी, एक एक टाइम के बाद जब वो और आगे कैपेसिटी खत्म हो जाती है उनकी दूध देने की, सब घर से निकाल देते हैं। अब इतनी सारी गाय सड़कों पर रहती हैं, उनका क्या, बहुत सारे लोग स्लॉटर हाउस भेज देते हैं, और फिर वही एक्सपोर्ट होता है मीट। तो यहाँ पर आप देखो किसी की गलती नहीं है, गलती सिर्फ हम लोगों की है कि आप जिस एनिमल की पूजा कर रहे हो वो अगर आपके लिए सेक्रेड है, तो फिर आप दूध देना बंद कर दे तो उसका ध्यान भी रखो। आवारा मत छोड़ो कि ताकि फिर एक सड़कों पर वो करेंगे क्या भाई, या तो फिर वो वाहन के नीचे आके दे डाई, और या तो फिर कुछ लोग रहते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो लोग उठा के स्लॉटर हाउस तक पहुंचा देते हैं, अगर गौशाला नहीं है तो, ठीक है। तो फिर वही बात हो जाती है। तो यहाँ पर वही बात, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर आप किसी को एक्यूज कर रहे हो कि काऊ अगर बीफ बेच रहा है, तो आप कंडीशन, आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंडीशन मत आने दो कि कोई ऐसी स्थिति ला पाए, राइट। और सेम फॉर्क के साथ है जो पिग मीट है। पिग मीट भी जैसे मुस्लिम्स के लिए बहुत वो है, क्या कहते हैं, वो छूते भी नहीं है उसके, क्या कहते हैं, पिग को। तो वो बहुत खराब चीज हो जाती है वो उनके लिए, कि खाना या देखना भी उसको, हाँ। उन, तो वहां पर भी यही दिक्कत रहती है कि अगर आप चाहते हो तो उनकी ऐसी व्यवस्था करो कि भाई उनको मारना ना पड़े। अदरवाइज पॉर्क की भी सबसे ज्यादा डिमांड हो रही, पॉर्क की वर्ल्ड मार्केट में। हैमबर्गर क्या है, हैमबर्गर में पॉर्क है, जो चाव से खाते हैं, अमेरिकन फेवरेट डिश हैमबर्गर, ठीक है। तो दोनों चीज रहती हैं। तो विजिलेंटिज्म अगर आप कर रहे हो काऊ के नाम पर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिचुएशन ही मत आने दो ऐसी। सेम थिंग गोस फॉर पॉर्क। पॉर्क से अगर आपको दिक्कत है, भाई आप उनकी केयर करो और इस तरीके से व्यवस्था कर दो कि कोई उनको मारे ना। चलो, तो एनिमल हस्बेंड्री, एक मिनट, प्रखर सर। हाँ, एक काम करते हैं, चलो ठीक है, इसको ना कल स्टार्ट करते हैं, अभी प्रखर सर की एक क्लास है। हाँ ठीक है, कल पढ़ते हैं इसको, कल इसी टाइम पे कंटिन्यू करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। कल खत्म हो जाएगा ये अपना टॉपिक, ठीक है। कोशिश करेंगे कल खत्म हो जाए। और जब तक आप लोग, मैं अभी स्लाइड डाल दूंगा तो रिवाइज कर लेना ये पूरा, ठीक है। कल मिलते हैं, आज क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म कर रहा हूँ मैं। कुछ पूछना है क्या, ठीक है, आप लोगों को कुछ पूछना है।
नहीं, आप लोगों की क्लास नहीं है प्रखर सर, कुछ और काम है सर को। आपकी क्लास तो खत्म, आज छुट्टी है आप लोगों की अब। ठीक है वर्षा, आप लोगों की छुट्टी। नहीं नहीं, आप लोगों की क्लास नहीं है इशरत। चलो ठीक है। ओके, यू आर वेलकम वर्षा। कल मिलते हैं, आप लोग पढ़ के रखना, ये सब रिवाइज करते रहना, ओके। और अब कोशिश करो आंसर भी लिखने की। अरे यार सुनो, वर्षा और इशरत, आप लोगों ने आंसर भेजे थे ना, एक्चुअली यार वो आंसर फिर से भेज दो आप मेरे को। आंसर, कुछ इश्यू आया मोबाइल में और मैंने अभी मोबाइल चेंज करा है, तो मेरे पास अभी डाटा नहीं है पुराना। आप लोग आंसर फिर से लिख के भेजना मेरे को। और आप सभी से भी अब देखो, अगर टाइम मिल रहा है तो आंसर लिखो आप, क्योंकि अपन टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिस होने वाली है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी धीरे धीरे करके आंसर लिखना स्टार्ट करो। उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको आंसर लिख लोगे अब, तो लिख कर भेजो आप लोग अब। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट यू टुमारो।